हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर। और पिछली क्लास में हमने आपको आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में डिटेल में आपको जानकारी दी थी। मुझे उम्मीद है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज हम उसी आवर्त सारणी के बेस्ड में विभिन्न तत्वों के जो भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है एनसीईआरटी का टॉपिक है 3.7 जो है तत्वों के गुणधर्मों में आवर्तितता। तो आवर्तितता क्या होती है, पीरियोडिसिटी क्या होती है, ये हम आपको बता चुके हैं कि हमारी आधुनिक आवर्त सारणी का नियम है कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के क्रम में रखा जाए। कई बार इस स्टेटमेंट को मैं दे चुका हूं, फिर से एक बार दे रहा हूं कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के पदों में रखा जाए, क्रम से रखा जाए। सबसे पहले एक परमाणु क्रमांक वाला तत्व, फिर दूसरे परमाणु क्रमांक वाला, फिर तीसरे परमाणु क्रमांक, फिर चौथा, इसी प्रकार बढ़ते हुए क्रम में रखें तो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात जो तत्व प्राप्त होते हैं उनमें हम कह सकते हैं उनके गुणधर्मों में समानता पाई जाती है। यानी कि जो पहले तत्व के गुणधर्म थे वही गुणधर्म रिपीट होते हैं, उनमें आवर्तितता होती है, पीरियोडिसिटी होती है जब एक निश्चित समय अंतराल के बाद दूसरे तत्व उसके साथ में आते हैं। और यह चर्चा हमने पिछले जो मेंडलीव की आवर्त सारणी कह लीजिए या पिछले क्लास में हमने जो आपको आधुनिक आवर्त सारणी बताई थी उसमें डिटेल में इस बात की चर्चा की थी। तो आज उसी चीज को हम समझेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है तत्वों के गुणधर्मों में आवर्तितता, इसे समझते हैं। गुणधर्म यानी कि वो भौतिक भी हो सकते हैं, रासायनिक भी हो सकते हैं। भौतिक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं? भौतिक गुणधर्म होते हैं जैसे गलनांक हो गया, क्वथनांक हो गया, या फिर हम कह सकते हैं जैसे परमाणु त्रिज्याएं होगी, इस प्रकार की। और रासायनिक गुणधर्म क्या हो सकते हैं? रासायनिक गुणधर्म हो सकते हैं जैसे उनकी क्रियाशीलता है, वो एक रासायनिक गुणधर्म को प्रदर्शित करती है। तो मान लेते हैं हम रासायनिक क्रियाशीलता या रासायनिक गुणधर्म की ही बात कर रहे हैं। तो यदि रासायनिक गुणधर्म की बात करें तो जो रासायनिक क्रियाशीलता होती है, रासायनिक क्रियाशीलता यदि इस गुणधर्म की बात करें तो हमने देखा था वहां दो चीजें होती थी। एक होता था हमारे आवर्त और दूसरे होता था हमारा वर्ग। तो यदि आवर्त में, हमने पहली बात किसकी कर रहे हैं? आवर्त में यदि किसी एक ही आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ चलें, यानी कि कोई एक आवर्त में ले लिया और उसमें किधर से किधर चल रहे हैं? बाएं से दाएं। जब एक ही आवर्त में बाएं से दाएं चल रहे हैं, जैसे कि हमने वहां देखा था, जैसे एक लाइन में था सोडियम था, फिर मैग्नीशियम था, फिर एल्युमिनियम था। तो इस तरीके के जो तत्व हैं वो एक ही आवर्त में है। तो बाएं से जब दाएं की ओर बढ़ते हैं तो हम देखते हैं उनकी रासायनिक क्रियाशीलता पहले धीरे धीरे घटती है, मध्य तक आती है घटते हुए, फिर मध्य से फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए लास्ट वाला जो हमारा 17वां वर्ग होता है जिसे हम हैलोजन परिवार कहते थे, वहां तक जाते जाते वो बढ़ जाती है। तो क्या कहा मैंने? बाएं से दाएं की तरफ चलते हैं तो पहले घटती है, फिर मध्य से मतलब आप कह सकते हैं जो हमारा डी ब्लॉक के एलिमेंट है लगभग उसकी बात कर रहे हैं कि फिर मध्य से बढ़ती है, ऐसे लिख लेते हैं, बढ़ती चली जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। एग्जाम्पल हम कहें तो जैसे मैंने आपको कहा कि सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, फिर सिलिकॉन हो गया, फिर फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन तो नहीं सल्फर तक हो गया। ये हमारे क्या हैं? एक तरफ से सोडियम की तरफ से क्या होगी? रासायनिक क्रियाशीलता घटेगी। रासायनिक क्रियाशीलता मतलब का अर्थ होता है कि वह उपस्थित है, कोई तत्व उपस्थित है। अब वो कितना अधिक क्रियाशील है, वो कितना इतनी इच्छा रखता है कि उसके अगल बगल कोई भी तत्व है वो फटाक से उससे क्या करते हैं? क्रिया करने की प्रवृत्ति रखे, उसे उसकी रासायनिक क्रियाशीलता कहते हैं। जिस तत्व के अंदर ये ज्यादा इच्छा शक्ति होगी कि वो फटाक से अपने अगल बगल के तत्वों को ढूंढे कि मैं फटाक से उनसे क्रिया कर लूं, उनको कहेंगे वो अधिक क्रियाशील है। और जो ऐसे हैं सुस्त पड़े हुए हैं, उनके अगल बगल कितने ही दूसरे एलिमेंट हैं, वो नहीं चाहते कि हम इससे क्रिया करें, तो ऐसे तत्व को हम कहते हैं कि वो उनकी क्रियाशीलता काफी कम है। जैसे आप देखोगे जो
शून्य वर्ग की जो हमारे तत्व होते हैं, या जिनको आप कहते हैं आदर्श गैसें कहते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, वो बिल्कुल क्रियाशील नहीं होते, उनको अक्रिय कहते हैं, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति नहीं होती किसी के साथ मिलकर के कुछ परिवर्तन लाने की। तो यही क्रियाशीलता का अर्थ है कि कोई भी तत्व अपने समीपवर्ती उपस्थित तत्वों के साथ किस प्रकार से क्रियाशील होने की प्रवृत्ति रखता है। उसी प्रवृत्ति की बात मैंने क्या कही आपको कि पहले प्रवृत्ति घटती है रासायनिक क्रियाशील की, जब आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो पहले घटती है, फिर मध्य से बढ़ती चली जाती है। पहले ज्यादा होगी, फिर उसके बाद घटेगी मध्य तक, फिर मध्य पे घटने के बाद फिर से बढ़नी शुरू हो जाएगी, लास्ट तक जाके बढ़ जाएगी हेलोजन परिवारों तक। मेन बात। दूसरी यदि बात करें वर्ग की, तो यदि वर्ग में ऊपर से नीचे जाएं, ऊपर से नीचे की तरफ जाएं, तो ऊपर से नीचे जाने पर हम देखते हैं धात्विक जो हमारे होते हैं, जो हमारे क्षारीय आप कह सकते हैं तत्व होते हैं, जो स्टार्टिंग के होते हैं, यानी कि जिसे हम कहते हैं क्षारीय तत्व। क्षारीय तत्व में तो क्या होता है, ये रासायनिक क्रियाशीलता बढ़ती है। क्षारीय तत्व में रासायनिक क्रियाशीलता बढ़ती है, ध्यान रखिएगा। और क्षारीय तत्व जो हमारे स्टार्टिंग के होते हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, उन्हें हम क्षारीय तत्व कहते हैं। उसके पहले उसको दूसरे को कहते हैं मृदा क्षारीय तत्व। तो उनमें तो ये रासायनिक क्रियाशीलता बढ़ रही है। लेकिन यदि हम बात करें हैलोजन परिवार की, हैलोजन परिवार आप जानते होंगे, जिसका हमने आपको सूत्र बताया था कि फिर कल बाहर आई आंटी, FCR यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो वो वाली जो हमारी सीरीज है वह हमारा कहलाता था हैलोजन परिवार। और हैलोजन परिवार में बिल्कुल इसका विपरीत होता है। रासायनिक क्रियाशीलता यानी कि ऊपर से नीचे जाने पर, ध्यान रखिएगा, ऊपर से नीचे जाने पर रासायनिक क्रियाशीलता घटती है। क्या होगी प्यारे बच्चों? घटेगी। तो क्षारीय तत्वों में ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्रियाशीलता बढ़ेगी। क्षारीय तत्व कौन कौन से होते हैं जो मैंने आपको बताए थे, जैसे आपका आता है जैसे Na, मैंने बताया था ना, हेलिना की रब से फरियाद, वो फर्स्ट वर्ग के तत्व थे तो उन्हीं में ले रहा हूं। तो ऊपर H को छोड़ देते हैं, है लीना यानी कि लिथियम, सोडियम की रब से फरियाद, ये हमारे पहले ग्रुप के तत्व थे। तो इसमें जब ऊपर से नीचे आते हैं, ये हमारे ये क्षारीय तत्व हैं ये वाले, तो क्या होती है? रासायनिक प्रवृत्ति बढ़ती है। रासायनिक प्रवृत्ति बढ़ती है। अब यदि हैलोजन परिवार की बात करूं मैं, हैलोजन परिवार कौन सा था? जो मैंने आपको बताया था, फिर कल बाहर आई आंटी। तो कौन कौन सी, यानी कि हम कह सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, नहीं पहले ब्रोमीन आता है, बाहर मतलब ब्रोमीन, बाहर आई आंटी। तो इतना ही बहुत है फिलहाल। तो इसमें क्या है, जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं वैसे वैसे रासायनिक प्रवृत्ति घटती है। इन बातों को आपने समझना है। क्षारीय तत्व ये वाले रासायनिक प्रवृत्ति ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है, और जबकि हैलोजन परिवार में ऊपर से नीचे आने पर रासायनिक प्रवृत्ति घटती है। ये आपको ध्यान देना। तो यह हमारा क्या है, तत्वों के गुणधर्मों में आवर्तितता। तो जैसे अभी हमने एक केवल सिंगल प्रॉपर्टी की बात करी है जो रासायनिक क्रियाशीलता थी, उसके संदर्भ में बात कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही गुणधर्म प्रस्तुत होते हैं भौतिक तथा रासायनिक सभी गुणधर्म। जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है यानी कि आवर्त सारणी जो होती है, उसमें वर्गों में यदि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आए तो कोई एक गुण बढ़ता है या घटता है। इसी प्रकार यदि हम किसी एक आवर्त में लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं, बाएं से दाएं की तरफ जाएं तो कोई गुण घटते हैं या बढ़ते हैं। तो आवर्तितता आती है वहां पर, यानी कि पीरियोडिसिटी आती है, वो रिपीट करते हैं। तो उसी की पूरी चर्चा करेंगे। तो इसमें कौन कौन से गुणधर्म आते हैं? भौतिक गुणधर्मों की प्रवृत्ति, क्योंकि हमने कहा दो प्रकार के गुणधर्म हुए, एक रासायनिक और एक भौतिक। तो सबसे पहले हम किसके ऊपर चर्चा करेंगे? भौतिक गुणधर्मों की प्रवृत्ति के ऊपर चर्चा करेंगे। और इसमें गुणधर्म कौन कौन से होते हैं? भौतिक गुणधर्मों में जो हमारे आते हैं वो होते हैं हमारे जैसे गलनांक, क्वथनांक,
हम परमाणु त्रिज्या परमाणु त्रिज्या हो गया, या फिर इसके बाद हम कह सकते हैं आयन त्रिज्या एटसेट्रा। तो ये हमारे होते हैं भौतिक गुणधर्म, यानी कि किसी भी तत्व के वही गुणधर्म जिसके कारण उसकी रासायनिक संरचना में या उसकी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो हमारे क्या कहलाते हैं, भौतिक गुणधर्म कहलाते हैं। तो यह हमारे क्या है, भौतिक गुणधर्म है। और आवर्त सारणी में जब एक से दूसरी तरफ बढ़ते हैं, या आप कैसे कह लीजिए किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, अथवा आप कैसे कह लीजिए किसी आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ चलते हैं, तो कुछ गुणधर्मों में आवर्तितता आती है, पीरियोडिसिटी आती है। एक निश्चित समय अंतराल के बाद जो तत्व आते हैं उनमें कुछ न कुछ एक विशेष संबंध होता ही होता है। जैसे हमने वहां पर आपको बताया था पिछली क्लास में कि जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो तत्वों के जो धात्विक गुण होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं जो इनके मेटेलिक नेचर जो होता है, वो मेटेलिक नेचर धीरे धीरे धात्विक गुण कम होते चले जाते हैं और अधात्विक गुण बढ़ते चले जाते हैं। जब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं, तो धात्विक गुण घटते हैं और अधात्विक गुण बढ़ते चले जाते हैं। और यदि आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, यहां से इधर नीचे की ओर जाएंगे, तो हम देखते हैं धात्विक गुण बढ़ते हैं। धात्विक गुणों की क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, और अधिक वो मेटेलिक व्यवहार, अपना जो धात्विक व्यवहार है वो और अधिक प्रदर्शित करते हैं। तो यही हमारी पीरियोडिसिटी है। इसी चीज को हमने अलग अलग करके समझना है। तो मुझे लगता है आपको भौतिक गुणधर्मों का बात समझ में आ गई होगी कि भौतिक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, जैसे गलनांक, क्वथनांक, परमाणु त्रिज्या, आयन त्रिज्या, एक्स्ट्रा, ये सब चीजें। अब भौतिक गुणधर्मों में सबसे पहला हम ले रहे हैं परमाणु त्रिज्या को। तो सबसे पहला आया भौतिक गुणधर्म में, पहला है परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस। अब आप जानते हैं कि परमाणु होता कैसा है, परमाणु के आकार, परमाणु की संरचना, वो हमारा सेकंड चैप्टर था, उसमें बड़ी डिटेल में चर्चा करी थी कि परमाणु होता कैसा है। परमाणु होता है बिल्कुल एक गोल बॉल की तरह, गोलाकार। अब गोलाकार है, हम उसकी त्रिज्या ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो यदि हमारे पास एक बॉल हो तो हम उस बॉल की आसानी से त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं, उसके केंद्र से लेकर के सबसे उसके बाहरी पृष्ठ की दूरी ज्ञात कर लेते हैं, तो वो हमारी बॉल की त्रिज्या होगी। क्या इतनी आसानी से हम किसी परमाणु की त्रिज्या को ज्ञात कर सकते हैं? तो मेरा उत्तर है कि नहीं, हम ज्ञात नहीं कर सकते। अब आप कहोगे सर आप एक तरफ कह रहे हो कि हमारा जो परमाणु है वो बिल्कुल बॉल की तरह है, अब हम कह रहे हैं बॉल की त्रिज्या आप ज्ञात कर सकते हो लेकिन परमाणु की नहीं कर पा रहे हो, क्यों? इसका एक मुख्य कारण ये है क्योंकि हमें बॉल के सरफेस का तो पता होता है कि उसके केंद्र से लेकर के उसके सबसे बाहरी पृष्ठ कहां पर स्थित है ये पता है, लेकिन परमाणु में हमें यह बात ज्ञात नहीं होती। क्योंकि परमाणु के स्ट्रक्चर की मैं यदि बात करूं तो परमाणु का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, ये उसका क्या हो गया, न्यूक्लियस, और ये उसके बाहर क्या होते हैं, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो उन कक्षाओं को हम ऐसे प्रदर्शित तो करते हैं, लेकिन ये कक्षाएं फिक्स नहीं है प्यारे बच्चों। ये कक्षाएं थ्योरेटिकल आप कह सकते हो, लेकिन यह देखने में देखने के हिसाब से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन की आप एग्जैक्ट स्थिति नहीं बता सकते कि ये ठीक केंद्र से ठीक इतनी ही दूरी तक इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा और चक्कर लगा रहा होगा। इस कारण से जितनी आसानी से हम एक बॉल की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं, उतनी आसानी से हम परमाणु की त्रिज्या ज्ञात नहीं कर सकते। नाभिक की कर सकते हैं, नाभिक का हम कह सकते हैं कि वो एक प्रकार से ज्ञात हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसलिए ज्ञात नहीं होता क्योंकि नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रूप में होता है, यानी कि जैसे बादल होते हैं ना हमारे, ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं नाभिक के चारों तरफ, और उनकी कोई एग्जैक्ट पोजीशन नहीं होती। वो क्या कर रहे हैं, स्पिन करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो उनकी सही सही स्थिति पता होने के कारण हम क्या कर सकते हैं, परमाणु की सही सही त्रिज्या का ज्ञान नहीं कर सकते हैं किसी भौतिक भी, किसी फिजिकल मेथड से। अब बात आई कि आखिर अगर हम ज्ञात ही नहीं कर सकते तो फिर हम परमाणु त्रिज्या को कैसे पता चलेगा हमें अलग अलग परमाणु? तो इसके लिए कुछ इनडायरेक्ट मेथड होते हैं, कुछ इसके लिए कुछ दूसरे तरीके हैं जिनकी हेल्प लेकर के हम क्या कर सकते हैं, परमाणु त्रिज्या को ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर बात कर रहे हैं, हमने कहा कोई एक अधातु ले लिया हमने, अधातु। अधातु तो आप समझते हो ना, जिनमें धात्विक गुण न हो, और हम अधातु में कह रहे हैं कि कोई हमारे पास अधातु है और उसके किसी एक परमाणु की आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है। आप कैसे ज्ञात करेंगे? मैं यहां पर एग्जांपल ले रहा हूं, मान लेते हैं हेलोजन परिवार का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, और उसमें मैं एग्जांपल ले रहा हूं मान लेते हैं क्लोरीन का।
मुझे क्लोरीन के एक परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो मेथड नहीं है हमारे पास। मैंने बता दिया कारण क्या है कि नाभिक फिक्स है, लेकिन उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वो बादलों के रूप में है जो आगे पीछे गति कर रहे हैं, इसलिए हमें सही सही पता नहीं चलेगा कि बाहर की सरफेस की बाउंड्री कहां तक है, ये पता नहीं चल रहा है। तो आखिर कैसे ज्ञात की जाए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैंने अधातु ली क्लोरीन। अब आप जानते हैं क्लोरीन हमारा क्या होता है कि दो क्लोरीन के परमाणु मिलकर के एक अणु का निर्माण करते हैं, और इस कार्य के लिए वो दोनों क्या करते हैं, आपस में एक सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। तो एक क्लोरीन के परमाणु ने दूसरे क्लोरीन के परमाणु के साथ एक सहसंयोजक बंध बना लिया। अब यदि आपको इस बॉन्ड की, जो हमारा एकल बंध जिसे हम कहते हैं, एकल सहसंयोजक बंध, जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉनों का दोनों साझा करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2, 8 और कितना होता है 7, क्योंकि 17 होता है इसका, तो 2, 8, 7 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो सबसे अंतिम कक्षा में इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक क्लोरीन का परमाणु अपने समीपवर्ती दूसरे क्लोरीन के परमाणु के साथ क्या करता है, एक सहसंयोजक बंध बना लेता है, और दोनों बीच में क्या कर देते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन रख देते हैं। और चूंकि एक एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो इस बंध को हम कहते हैं एकल सहसंयोजक बंध। अब इस एकल सहसंयोजक बंध की यदि आपको लेंथ पता है, लंबाई पता है, तब हम क्या कर सकते हैं कि इस जो हमारे पास ये क्लोरीन का परमाणु है, इसकी त्रिज्या को हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये भी समझ लीजिए। जब कोई दो क्लोरीन के परमाणु एक दूसरे के पास आते हैं तो ये बॉन्ड इस प्रकार से बनाते हैं। मैंने कहा ये क्लोरीन हो गया, ये क्लोरीन का परमाणु हो गया, ये इस प्रकार से, और ये दूसरे क्लोरीन का परमाणु हो गया, और ये भी इसका न्यूक्लियस हो गया। ये इनके केंद्रों के बीच की ये जो दूरी होती है, यही जो डिस्टेंस होती है, यही हमारी एक प्रकार से बॉन्ड लेंथ होती है, यानी कि एकल बंध लंबाई जिसे हम कहते हैं। ये हमारी क्या है, एकल बंध लंबाई, ये हमारी होती है एकल बंध लंबाई। तो यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है वो एकल बंध लंबाई है, सिंगल बॉन्ड लेंथ है। और यह वास्तव में क्या है, इन दोनों क्लोरीन के परमाणुओं के केंद्रों के बीच की दूरी है। यदि मुझे इस क्लोरीन परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करनी है तो इस बॉन्ड लेंथ का यदि मैं आधा ले लूं तो वो क्या हो जाएगी, परमाणु की त्रिज्या हो जाएगी। तो ठीक यही मेथड हम क्या करते हैं, जो हमारे अधातु वाले जितने भी तत्व होते हैं उन परमाणुओं की परमाणु त्रिज्या को ज्ञात करने के लिए हम एकल बंध लेंथ को निकालते हैं, उसका आधा करते हैं, और वही हमारी क्या हो जाती है, हमारी उस परमाणु की त्रिज्या हो जाती है, परमाणु त्रिज्या। तो इस प्रकार से इसे ज्ञात किया जाता है। तो मुझे लगता है ये आपने अब तक नोट कर लिया होगा। यदि नोट नहीं किया है तो 1 मिनट पे आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए 2-3 सेकंड के अंदर, फिर हम क्या करते हैं, इसे मिटा करके इसी चीज को आपको डिटेल में आगे समझाते हैं। तो मुझे लगता है अब आपने इसको नोट कर लिया होगा, तो इसे हम अब मिटा रहे हैं। तो हमने आपको यहां पर बताया एकल बंध लंबाई आपको पता होनी चाहिए, और क्लोरीन की एकल बंध लंबाई हमारी होती है, अलग अलग तत्वों की एकल बंध लंबाई अलग अलग होती है। और क्लोरीन की हम कहें, क्लोरीन के लिए एकल बंध लंबाई बराबर 198, और ये होती है पिकोमीटर के बराबर होती है, 198 पिकोमीटर। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, जो हमारे पास परमाणु की जो त्रिज्याएं आती हैं, वह सामान्यतः जो त्रिज्या आती है, यहां पे लिख रहे हैं परमाणु की सामान्यतः त्रिज्या जो होती है वो 1.2 गुणा 10 की घात -10 मीटर के बराबर होती है। इसके रेंज में होती है, हम ये कह सकते हैं। एग्जैक्ट तो सब तत्वों की अलग अलग निकलेगी। तो हमने कहा क्लोरीन के लिए एकल बंध की जो लंबाई होती है, यानी कि जिसे हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं, बंध लंबाई यानी कि बॉन्ड लेंथ, जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 198 पिकोमीटर के बराबर होती है। यदि इसको 10⁻⁻10 पे निकालें तो ये 1.98 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मीटर ही होगी, यानी कि इसी रेंज में होगी, 10 की घात -10 की रेंज में ही होगी। तो ये हमारी क्या होती है, क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ होती है। तो अब हम कहें कि ये तो एकल बंध की लंबाई है, यानी कि यहां से लेके यहां तक के बीच की दूरी कितनी है, एकल बंध लंबाई 198 पिकोमीटर। तो लिखेंगे अतः
परमाणु की त्रिज्या बराबर होगी बंध लंबाई बटे 2। तो कितनी होगी 198 बटे 2, तो 2 निम 18, 2 निम 18, 99 और साथ में आ जाएगा पिकोमीटर। तो क्लोरीन के एक परमाणु की जो त्रिज्या होगी वह 99 पिकोमीटर के बराबर होगी। तो लिख लिया मैंने क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या बराबर 99 पिकोमीटर, इसके बराबर आ गया। तो अब आप कहोगे सर आपने अधातुओं की बात तो कर दी, अब धातुओं की कैसे ज्ञात करेंगे? तो प्यारे बच्चों, धातु क्या करते हैं, आपस में क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। और क्रिस्टल का निर्माण किस प्रकार से करते हैं ये भी समझ लीजिए। हम धातुओं की यदि बात करें, मेटल्स की बात करें, तो उसके लिए क्रिस्टल इस प्रकार से बनते हैं। ये क्रिस्टल बना। अब इस क्रिस्टल में कक्षा 12 में आप जब सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहां इन क्रिस्टलों की डिटेल में चर्चा होगी। तो यहां पर आपको यह समझना है, जो क्रिस्टल्स होते हैं वो इस प्रकार से स्थित होते हैं। मान लेते हैं मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो यहां पर 2 परमाणु स्थित होते हैं। एक परमाणु तो ये रहेगा और एक परमाणु यहां पर ये रहता है। इस परमाणु का केंद्र यहां है और इस परमाणु का केंद्र यहां पर है। इसका अर्थ है कि इसकी एक जो कोर है, उस कोर के दोनों किनारों पर एक एक परमाणु स्थित है, उन परमाणुओं के केंद्र स्थित है। तो यानी कि यदि आपको उस क्रिस्टल की कोर पता चल जाए, कोर की लंबाई पता चल जाए, तो उस कोर की लंबाई का आधा करके आप क्या कर सकते हैं, इस धातु वाले जो हमारे तत्व हैं उनकी परमाणु त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या कहा मैंने, क्रिस्टलों में कोरों की त्रिज्या के, कोरों की लंबाई लिखेंगे, कोरों की लंबाई की आधी लंबाई उस तत्व के परमाणु की त्रिज्या होती है, परमाणु की त्रिज्या होती है। मुझे लग रहा है ये बात आसान है कि इसकी एक कोर पर 2 परमाणु स्थित हैं और उन परमाणुओं के केंद्र कहां हैं, कोरों के बिल्कुल हम कह सकते हैं किनारे हैं, उन पर स्थित हैं। तो निश्चित रूप से उनके जो हम कह सकते हैं सतह होंगी वो बीच में मिल रही होंगी। तो अब एक परमाणु की त्रिज्या क्या होगी, यहां से लेकर यहां तक की त्रिज्या, इसकी भी लंबाई है, इसकी भी लंबाई यानी कि 2r के बराबर है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, कोर की लंबाई का आधा। तो अब यदि हम बात करें यहां पर कॉपर की, हम लिखते हैं कॉपर क्रिस्टल की कोर लंबाई वह बराबर होती है 256 पिकोमीटर के बराबर। यदि कॉपर का एक क्रिस्टल लूं तो उसकी यहां से लेकर यहां तक के बीच की दूरी कितनी है, 256 पिकोमीटर। तो अब उसके परमाणु की त्रिज्या कितनी होगी, क्योंकि इस लंबाई पर यहां पर कॉर्नर्स में मैंने कहा एक इस प्रकार से परमाणु आया और इस कॉर्नर पर एक इस प्रकार से परमाणु आया, जैसे मैंने ऊपर दिखाया है। तो लिखेंगे परमाणु त्रिज्या, कॉपर की परमाणु त्रिज्या बराबर कोर लंबाई बटे 2। तो इसमें 2 का भाग दे देंगे, 256 बटे 2। तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अठे 16, यानी कि 128 पिकोमीटर के बराबर कॉपर क्रिस्टल की क्या होगी, कॉपर के परमाणु की त्रिज्या होगी। तो यदि आप अधातुओं की त्रिज्या ज्ञात करना चाह रहे हैं तो उसमें यह देखिए कि उनकी बंध लंबाई कितनी है, यानी कि बॉन्ड लेंथ कितनी है, उसका आधा कर दीजिए तो अधातु परमाणुओं की त्रिज्या आपके पास आ जाएगी। और यदि धात्विक परमाणुओं की त्रिज्या ज्ञात करनी है तो उनके द्वारा जिन क्रिस्टलों का निर्माण हुआ है उन क्रिस्टलों की एक कोर की लंबाई ज्ञात कर लीजिए और एक कोर की लंबाई को ज्ञात करने के पश्चात आप उसका आधा कर लीजिए तो उस धातु के परमाणु की त्रिज्या आपको ज्ञात हो जाएगी। तो इतनी बात मुझे लगता है आपको समझ में ये आ गई होगी। आप एक बार इसे नोट कीजिए, फिर यहां पर हम जो हम पीरियोडिसिटी कहते हैं, आवर्तितता कहते हैं गुणों में, अब उसकी चर्चा करने वाले हैं।
तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने यह समझा कि परमाणु त्रिज्या को ज्ञात कैसे किया जाता है। धातुओं में परमाणु त्रिज्या को ज्ञात करने का तरीका अलग है। वो हम कहते हैं क्रिस्टल्स जो होते हैं धातुओं के, उनकी किसी कोर की लंबाई का आधा कर लिया जाए तो धातुओं की परमाणु त्रिज्या ज्ञात होती है। और अधातुओं की परमाणु त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम एकल बंध की बॉन्ड लेंथ यानी कि बंध लंबाई ज्ञात करते हैं, उसका आधा जो होता है वह अधातु परमाणु की त्रिज्या उस प्रकार से ज्ञात की जाती है। अब हम जो कहते हैं कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल का खास बात यह है कि हम ये चाहते हैं कि हम एक से अधिक तत्वों का कम मेहनत करके क्या कर लें, उनका अध्ययन कर लें। और उसके लिए हम क्या करते हैं, उनके एक परिवार बना देते हैं। परिवार जैसे हम कहते हैं ना कि एक फैमिलीज जो होती है, वो एक फैमिली जो होती है बड़ी शांत फैमिली है पूरी की पूरी, यानी कि उसके सारे सदस्य बिल्कुल शांत हैं। कोई एक दो होते हैं कि किसी फैमिली में कुछ अपवाद हो जाते हैं, उन अपवाद तो वो आपको यहां पर भी मिलेंगे। लेकिन सामान्यतः जब हम किसी के बारे में चर्चा करते हैं कि अरे उसका परिवार है वो बड़ा अच्छा परिवार है, और दूसरे की बात करें भाई, जैसे हम कहते हैं कि जो आपने देखा होगा बहुत से ऐसे फैमिलीज होती हैं जिनकी पिछले 2-3 पुश्तें, 2-3 परिवार लगातार जैसे आर्मी में भर्ती होते हुए आते हैं, तो हम कहते हैं उनके परिवार के सारे जो पर्सन हैं वो आर्मी मैन हैं। दूसरी तरफ कहते हैं हम दूसरा जो परिवार है उस परिवार के सारे सदस्य हम देखते हैं स्पोर्ट्समैन हैं, वो स्पोर्ट्स में ज्यादा ध्यान देते हैं। या किसी परिवार के हम सारे सदस्य कहते हैं वो सारे बिजनेसमैन हैं। तो यह क्या है कि फैमिली का केवल एक चीज का आप अध्ययन कर लीजिए, किसी एक एलिमेंट के, उसी से मिलते जुलते आपको सारे के सारे तत्व मिल जाएंगे, और इसी को सोच करके हम आवर्त सारणी का निर्माण करते हैं। यही हमारा उद्देश्य था उसको बनाने का। तो अब हम यहां पर यह समझते हैं कि परमाणु त्रिज्या कि जब हम बात करते हैं तो आवर्त सारणी में उससे हमें क्या जानकारी मिलती है, उसकी पीरियोडिसिटी यानी कि उसकी आवर्तितता कैसे आती है, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं परमाणु त्रिज्या किसमें, आवर्त में। आवर्त में, तो आवर्त में मान लेते हैं मैं दूसरा आवर्त ले रहा हूं। कौन सा आवर्त ले रहा हूं, सेकंड आवर्त। अब सेकंड आवर्त में यदि मैं कुछ तत्व लूं, सारे के सारे नहीं ले रहा हूं, दूसरे आवर्त के यदि तत्व लूं तो हमारे होते हैं, आप जानते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये एक ही तत्व एक ही आवर्त में है, एक ही सीधी रेखा पर स्थित है सारे के सारे तत्व। तो इन तत्वों की जब हम ज्ञात करते हैं परमाणु त्रिज्या, तो हम देखते हैं परमाणु त्रिज्या को जो मान आता है वो आता है, लिथियम की जो होती है वो 152। अब ये 152 क्या है, ध्यान रखिएगा, ये सब पीएम में है, पिकोमीटर में है। और बी की है 111, बोरान की हम कह सकते हैं 88, बेरिलियम की 111, बोरान की 88, और कार्बन की कितनी है, 77 पिकोमीटर है। ये क्या है, इनकी त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या। इस प्रकार से इन तत्वों की। तो हम क्या देख रहे हैं, जब किसी आवर्त में बाएं से दाईं तरफ जाते हैं, बाएं से दाईं तरफ त्रिज्या घट रही है, लिख भी रहे हैं, बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या घटती है, परमाणु त्रिज्या घट रही है, हम ये देख रहे हैं। केवल आपको एक चीज पता चल गई कि यदि आवर्त में आप एक सिरे से दूसरे सिरे जाएंगे, बाएं से दाएं जाएंगे, तो परमाणु त्रिज्या घट रही है। अब समझिए क्यों घट रही है, इस बात को ध्यान देना है, क्योंकि ऐसा नहीं है केवल रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा प्यारे बच्चों, आपको उसकी किसी भी चीज के तह तक जाना है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। ऐसा कारण इसलिए है क्योंकि जब हम किसी एक आवर्त की बात करते हैं, मान लो मैं लिथियम की बात करूं, तो लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3। तो अब इसका हम कह सकते हैं संरचना में क्या होगा, तो आप जानते हैं यह इसका क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस के बाद यह हम क्या, इसका थोड़ा छोटा बना रहे हैं, ये हमने कहा पहली कक्षा हो गई, और पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। और ये दूसरी कक्षा बना रहा हूं, जिसे हम कह सकते हैं, आप संयोजी कक्षा कह सकते हो, ये दूसरी कक्षा। और इसमें क्या है, क्योंकि 3 है, 2 यहां पर आ गए, 1 यहां आ गया, हो गया, तो उन्हें 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब त्रिज्या क्या होती है, इस केंद्र से लेकर के यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, परमाणु की त्रिज्या कहते हैं। तो लिथियम के लिए ये आ गया। अब लिथियम के बाद मैं आगे चल रहा हूं, मान लेते हैं मैं बोरान ले लेता हूं, बेरिलियम भी ले सकते हैं, बोरान भी ले सकते हैं, कार्बन भी ले सकते हैं, किसी को भी ले लीजिए। एक एग्जांपल और ले रहा हूं, मान लेते हैं कार्बन ले लेते हैं, चलिए।
अब कार्बन का कितना होता है जो परमाणु क्रमांक होता है आप जानते हो 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 2,4। इसका अर्थ है यदि मैं ऐसे ही बनाऊं तो क्या होगा, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया और ये उसकी पहली कक्षा हो गई जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2। और अब संयोजी कक्षा यदि बनाएं इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 4। तो 1 2 3 4 हो गए। अब हम कह रहे हैं कि लिथियम की त्रिज्या तो क्या है ज्यादा और कार्बन की त्रिज्या क्या है कम। इधर से इधर गए तो घट गई। क्यों घटी ये समझना है। जब हम सारी भौतिक प्रॉपर्टियों का यानी कि भौतिक गुणों का अध्ययन करेंगे आवर्त सारणी को बेस मानते हुए तो 2 प्रकार के बलों पे चर्चा करेंगे। पहला हमारा जो बल होता है, फर्स्ट जो बल है वो है नाभिक जो कि धनावेश है तथा इलेक्ट्रॉन जो कि ऋणावेश है के बीच आकर्षण बल। एक तो इसके बारे में चर्चा करेंगे और दूसरा हम चर्चा करेंगे 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगने वाले बल की। इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल की। तो फिलहाल हम यहां पर केवल एक बल पे चर्चा कर रहे हैं, नाभिक का धनावेश और इलेक्ट्रॉन के माइनस आवेश के बीच में लगने वाला आकर्षण बल। इसको समझिए तो आपको यह बात समझ में आ जाएगी, रटना नहीं पड़ेगा आपको। तो देखिए इसमें आप देखिए इसके नाभिक में कितना आवेश होगा। यदि हम कहें इसका परमाणु क्रमांक 3 है तो कितने प्रोटॉन है 3 प्रोटॉन है। कैसे धनावेशित, यानी कि 3 धनावेश है इस पे स्थित। और इस पे देखें तो इस पे कितने प्रोटॉन होंगे, इसका परमाणु क्रमांक 6 है तो इसमें धन 6 आवेश है। अब देखिए किस पे अधिक आवेश है, आवेश तो भाई इस पे ज्यादा अधिक है ना। अब आवेश इसमें ज्यादा अधिक है तो ये ज्यादा अधिक आवेश, क्योंकि ये धनावेश है तो मैंने कहा था नाभिक के धनावेश तथा इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला आकर्षण बल। विपरीत आवेश है तो आकर्षण बल लगेगा। तो ये नाभिक जो कि ज्यादा अधिक शक्तिशाली है, धनावेशित है, किसकी तुलना में, लिथियम के नाभिक की तुलना में, ये इन इलेक्ट्रॉनों पर ज्यादा बल लगाएगा, अपनी ओर खींचेगा इनको। जब अपनी ओर खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी वास्तविक जो इनकी हम कह सकते हैं जिस कक्षा पे ये घूम रहे हैं उस कक्षा में थोड़ी सी ये सिकुड़ जाएगी, यानी कि थोड़ा नाभिक के पास आ जाएंगे। और जब ये नाभिक के पास आने की प्रवृत्ति रखेंगे तो आएंगे तो नहीं नाभिक के पास, लेकिन इनकी त्रिज्याएं थोड़ी थोड़ी कम हो जाएंगी। तो एक ही आवर्त पे जब आप इधर से इधर की ओर चलते हो तो आप देख रहे हो इसकी त्रिज्या ज्यादा है, इसकी इसलिए कम है क्योंकि इसके नाभिक में कितने हैं, हम कह सकते हैं कितने आवेश हैं 3, इसके नाभिक में कितने धनावेश है 4, इसमें है 5, इसमें है 6। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं नाभिक का धनावेश बढ़ रहा है तो वो इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है, खींच रहा है अंदर की ओर, जिसके कारण त्रिज्या घट रही है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम ये तो हमने बात करी आवर्त की, किसकी, आवर्त की, यानी कि एक ही आवर्त में यदि हम लेफ्ट से राइट की तरफ चले। अब हम दूसरी बात कर रहे हैं वर्ग की, और वर्ग हम ले लेते हैं, जैसे हम लेते हैं फर्स्ट वर्ग, यानी कि वर्ग, फर्स्ट वर्ग ले लेते हैं। अब वर्ग कैसा होता है, वर्ग आप जानते हो, जैसे मैंने आपको बताया था हेलिना की रब से फरियाद, वो हमारा फर्स्ट वर्ग में आता है। तो उसमें भी यदि हम लिथियम से शुरू करें तो क्या आ जाएगा, लिथियम, फिर अगला क्या आ जाएगा, हेलिना यानी कि Na, सोडियम, फिर क्या आ जाएगा, पोटेशियम, हेलिना की रब यानी कि फिर Rb आ जाएगा, रुबिडियम, वो आ जाएगा। तो हम फिलहाल 3 ही ले रहे हैं। इनकी जब हम त्रिज्या ज्ञात करते हैं तो देखिए त्रिज्या क्या आती है। लिथियम की जो त्रिज्या होती है वो तो हमने यहां लिखी हुई है 152। इसी प्रकार सोडियम की त्रिज्या देखें तो ये हमारी आती है 186, और पोटेशियम की जो त्रिज्या आती है वो होती है 231। ये किसमें है, पिकोमीटर में है त्रिज्याएं, ध्यान रखना। लिथियम की परमाणु त्रिज्या 152 क्या है, परमाणु त्रिज्या। बच्चे कहेंगे सर पता नहीं चल रहा क्या चीज है, ये क्या है, परमाणु त्रिज्या। तो परमाणु त्रिज्या लिथियम की कितनी है 152, सोडियम की 186 और पोटेशियम की 231। तो अब हम कहें कि यहां पर त्रिज्या जब किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो त्रिज्या बढ़ती है। तो लिखते हैं वर्ग में
ऊपर से नीचे आने पर त्रिज्या, कौन सी त्रिज्या? परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। आवर्त में जाते हैं तो त्रिज्या घटती है, ऊपर से नीचे आते हैं तो त्रिज्या बढ़ती है। क्यों बढ़ती है भाई? अब इसको भी समझते हैं। इसको समझने का तरीका क्या है? हमने कहा आप फिर से एक स्ट्रक्चर हमने यहां लिथियम का बनाया था, अब यहां पर अगला हम बना लेते हैं सोडियम का। तो हम जानते हैं सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1। अब बनाए तो कैसा बनेगा? ये इसका क्या हो गया? न्यूक्लियस यानी कि धनावेश। ये हमारे क्या होगी? पहली कक्षा। ये क्या होगी? दूसरी कक्षा। और एक जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन रहेगा उसकी कक्षा मैंने ये बना ली। तो इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे हैं? पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट वाली कक्षा में पहले में 2, दूसरे में 8, लास्ट में 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां रख दिया। अब त्रिज्या क्या होती है? यहां नाभिक के यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी होती है यही तो हमारी परमाणु त्रिज्या होती है। अब इस परमाणु त्रिज्या का मान सोडियम की त्रिज्या जो है वो लिथियम की त्रिज्या से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है इसे समझना है, क्योंकि यहां पर कक्षाओं की संख्या बढ़ गई प्यारे बच्चों। यहां पर केवल देखिए 2 ही कक्षा थी, पहली कक्षा और दूसरी कक्षा। इन आप कक्षाएं कह लीजिए या कोश कह लीजिए। ये हमारे कौन से कोश था? ये वाला अंदर वाला के, ये वाला था एल। तो इसमें 2 ही कोश थे, के तथा एल, लिथियम में। जबकि सोडियम में कितनी कक्षाएं हैं? 3 कक्षाएं हो गई। के होगी सबसे अंदर वाली, बाहर वाली एल, और सबसे बाहर वाली होगी एम। 3 कक्षाएं आ गई। तो जब 3 कोश आ गई यानी कि क्वांटम संख्या बढ़ गई, तो हम कहेंगे इसकी त्रिज्या नेचुरली क्या होती जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। अब यदि हम पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम का हम जानते हैं कितना होता है? 19 होता है। ऑर्गन का 18, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20। तो पोटेशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है के का, यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं, के हमारा क्या होता है? 19, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 1, ऐसे लिख लीजिए। तो अब इसमें कोशों की संख्या और बढ़ गई। देखिए इसमें कोश कितने हो गए? इसमें हो गए 1 2 3 4। तो इसमें कितने थे? एन की बात करूं तो एल के लिए कितना है? एन का मान हम जानते हैं 2 है। एल लिथियम के लिए। सोडियम के लिए कितना है? 3। पोटेशियम के लिए कितना हो गया? 4। तो जैसे जैसे एन का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे परमाणु की त्रिज्या भी बढ़ती चली जाएगी। ये बात अलग है कि अंदर का जो नाभिक है वो अधिक शक्तिशाली होगा, वो ज्यादा शक्ति से उनको खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन मुख्य क्वांटम संख्या बढ़ने के कारण ओवरऑल परमाणु की त्रिज्या बढ़ जाएगी। तो मुझे लग रहा है दोनों बातें समझ में आ गई होगी। आवर्त में जाने पर क्योंकि क्वांटम संख्या एन का मान नहीं बदलता, तो जैसे जैसे नाभिक शक्तिशाली होगा वैसे वैसे बाहर के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, अंदर की ओर आकर्षित करेगा ज्यादा, जिससे परमाणु त्रिज्या घटेगी। तो किसी आवर्त में लेफ्ट से राइट जाने पर त्रिज्या घटती है, लेकिन जब हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो त्रिज्या बढ़ती है, क्योंकि हर अगले वर्ग के जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि एन का मान बढ़ेगा। एन का मान लिथियम के लिए कितना है? हमने कहा 2। सोडियम के लिए कितना है? 3। पोटेशियम के लिए कितना है? 4। तो मान बढ़ेगा तो आकार क्या होगा? बढ़ेगा परमाणु का, तो त्रिज्या भी बढ़ेगी। तो इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। तो आप इसे एक बार नोट कीजिए, फिर हम क्या करते हैं एक दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने परमाणु त्रिज्या को समझा। अब हम समझेंगे अगला टॉपिक जो कि हमारा है आयनी त्रिज्या। पहली बात तो आयन कहते किसे हैं? कोई भी परमाणु अपनी सामान्य अवस्था में उदासीन होता है। बहुत बार बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर ये उदासीन परमाणु क्या होता है, तो मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। हम सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल ले रहे हैं। मान लेते हैं मैंने एक सोडियम की बात कर रहा हूं, सोडियम परमाणु की। तो सोडियम परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 11, और परमाणु क्रमांक 11 का अर्थ होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। यदि यह हम सामान्य अवस्था में हैं, मैं लिख रहा हूं परमाणु क्रमांक हो गया 11, यानी कि इसके पहले बात करते हैं नाभिक में। नाभिक में प्रोटॉन, परमाणु क्रमांक का अर्थ ही होता है प्रोटॉनों की संख्या। तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? 11। और यदि यह सामान्य अवस्था में है, इससे कोई इलेक्ट्रॉन न बाहर निकला है न इसके अंदर आया है, तो ऐसी स्थिति में इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों
की संख्या कितनी होगी, वह भी 11 होगी। अब प्रोटॉन पे कितना होता है, धन आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन पे जितना धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर उतना ही ऋण आवेश होता है। तो इसका अर्थ है कि यदि मैं प्रोटॉन की जगह +11 लिख दूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, यानी कि 11 धन आवेश। और इलेक्ट्रॉन की जगह यदि मैं -11 लिख दूं, -11 लिख दूं, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो अब हम कहें कुल आवेश, तो लिखते हैं परमाणु में कुल आवेश। परमाणु में 11 तो हैं धनावेश और 11 ही क्या है, ऋणावेश। धनावेश कहां है, नाभिक में स्थित है। और ऋणावेश क्या है, इलेक्ट्रॉनों के रूप में नाभिक के चारों तरफ कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। तो कुल आवेश, परमाणु के भीतर कुल आवेश कितना है, धनावेशों का योग है 11, ऋणावेशों का योग है 11 और विपरीत आवेश है तो क्या आ गया, 0। इस धन में से, इस वाले में से ये कट गया तो क्या हो गया, 0। तो इस 0 आवेश को ही, परमाणु में कुल आवेश 0 है, इसीलिए हम कहते हैं सामान्य अवस्था में, ध्यान रखिएगा, सामान्य अवस्था में परमाणु पर जो आवेश 0 है, इसलिए कहते हैं उसे, वो क्या है, उदासीन। तो सामान्य अवस्था में परमाणु उदासीन होता है, उदासीन होता है। तो मेरी बात ये समझ में आ गई होगी। अब समझिए कि कैसे धनायन बनते हैं और कैसे ऋणायन बनते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं धन आयन कैसे बनते हैं। अब बात आ रही है धनायन। धनायन में जैसे मैंने सोडियम का एग्जांपल ले लिया, सोडियम, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281, कितना है, 281, यानी कि इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसकी प्रवृत्ति होती है कि यदि हर तत्व का परमाणु ये चाहता है कि उसकी अंतिम कक्षा पूर्ण रूप से भरी हुई हो, उसमें कोई कमी ना हो। अब सोडियम की अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसको पूरी कक्षा भरनी है तो कम से कम अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1 है, 7 की कमी है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं 7 तो इसको कोई देगा नहीं। ये वही वाली बात होगी कि मैं कहूं मेरी जेब में 1 रुपए है, मुझे 100 रुपए पूरे करने हैं। अब मैं किसी अपने दोस्त से कहूं कि यार मुझे 100 रुपए पूरे करने थे, तब मेरी जेब बढ़िया मुझे लगती कि कहीं से 99 मिल जाए, तो वो 99 नहीं मिलने वाले हैं, बल्कि उस पर 99 होंगे। तो वो मुझे कहेगा यार तू अपना 1 रुपए दे दे, मेरे जो 100 पूरे हो जाएंगे। तो ठीक वही प्रवृत्ति यहां पर लगती है। यहां पर इसको कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे कक्षा पूरी करने के लिए, तो इसलिए क्या करता है, ये अपने इस 1 इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाल देता है, त्याग कर देता है इसका। तो जैसे ही त्याग करता है तो अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है कितनी, हम कह सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अब इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन हो गए 10। और नाभिक में प्रोटॉन कितने हैं, नाभिक में प्रोटॉन कितने हैं, वो कितने हैं 11। तो इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश, प्रोटॉनों पे धन आवेश। तो अब देखिए कुल आवेश कितना हो गया, कुल आवेश 11 में से 10 गए। 11 किसके हैं, धन के हैं, और 10 किसके हैं, ऋण इलेक्ट्रॉन के हैं। तो 11 धन में से -10 करेंगे तो +1 आएगा, तो +1 आया। यानी कि अब जो नाभिक पूरा परमाणु है उसमें 1 धन आवेश एक्स्ट्रा है। किसके कारण, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन के कारण। इसलिए जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन निकालता है, अब इस सोडियम का संकेतांक Na+ हो जाता है। अब मैंने आपको बता दिया क्यों होता है, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या तो 11 ही रहेगी, वो नहीं बदलेंगे, लेकिन बाहर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, अब 10 हो गई। वो ऋण आवेशित था जबकि प्रोटॉन क्या है, धन आवेशित है। तो अब 1 प्रोटॉन ज्यादा हो गया, प्रोटॉन पे धन आवेश है तो हम कह देते हैं 1 धन आवेश ज्यादा हो गया, परमाणु धन आयन हो गया, धनावेशित हो गया। अब वो उदासीन नहीं रहा, उसमें कैसी होगी इसकी प्रवृत्ति, धनात्मक प्रवृत्ति का हो गया। तो ये हो गया धन आयन। ऐसे ऋणायन के बारे में आपको बताऊं, ऋणायन क्या होता है, ऋणायन, इसके लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं क्लोरीन का। क्लोरीन के परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287। क्लोरीन चाहता है मुझे कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता तो मेरी कक्षा पूरी हो जाती, क्योंकि इसको अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। तो कहीं से हमने कहा कोई 1 इलेक्ट्रॉन आया
इसके पास, जिससे इसका परमाणु क्रमांक अब की बार हो गया 288। तो अब एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके लिखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके क्या हो गया, 288 हो गया। तो इसका अर्थ है कि अब क्लोरीन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई आप समझ सकते हैं, ये हमारी हो गई 18। और उसके क्लोरीन के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, वो 17 की 17 है, वो नहीं बदलेगी। तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश, ऋण आवेश, प्रोटॉन पे कैसा आवेश, धन आवेश। तो माइनस के 18 और प्लस के 17, परिणाम कितना आएगा, -18 + 17 यानी कि -1, यानी कि क्या आएगा, -1। तो हम कहेंगे क्लोरीन पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश अतिरिक्त आ गया, इसलिए अब जो क्लोरीन होगा वो ऋणावेशित हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने पर जो क्लोरीन का जो सूत्र होगा वो होगा Cl, यहां लगा देंगे माइनस। यदि एक इलेक्ट्रॉन कोई त्यागता है तो वो ऊपर धन +1 आता है, यदि एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है तो -1 आता है। और यदि 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दे, जैसे मैग्नीशियम है, उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, उसका 12, अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों के दोनों त्याग देगा तो वो बना देगा, जैसे Na+ है वो हो जाएगा Mg++ या +2, ऐसे बनाएगा। तो मुझे लगता है धनायन ऋणायन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर रहे हैं आयनिक त्रिज्या। तो जिस प्रकार से हम बात कर रहे थे कि परमाणु त्रिज्याओं की सामान्य अवस्था में जब परमाणु उदासीन होता है तो वही नियम फॉलो करते हैं कौन, आयनिक त्रिज्या वाले। जो आयनाइजेशन रेडियस है, जो आयनिक रेडियस है, वो बिल्कुल उसी नियम को फॉलो करेगी। अब यहां पर एक बात समझने की है कि यदि कोई परमाणु धनायन में परिवर्तित होता है, यदि कोई परमाणु धनायन में परिवर्तित होता है तो उसकी त्रिज्या घटती है। कैसे, ये भी समझ लीजिए। इसी को थोड़ा आगे एक्सपेंड कर रहा हूं मैं, सोडियम के एग्जांपल को। मैंने कहा सोडियम का यदि मैं Na परमाणु की बात करूं तो इसकी जो त्रिज्या सामान्य अवस्था में होती है वो होती है 186 पिकोमीटर। और सोडियम आयन की यदि मैं त्रिज्या की बात करूं, Na+, ये जो धन आयन है, इसकी त्रिज्या की बात करूं तो इसकी त्रिज्या होती है 95 पिकोमीटर। अब आप कहोगे सर ये घट गई त्रिज्या, 186 से घट के क्या होगी, 95 रह गई। क्यों हुआ होगा ऐसा, इसको भी समझिए। हमने कहा सामान्य अवस्था में कैसे रहा होगा, ये हमने कहा न्यूक्लियस है, उसके ये होगी पहली कक्षा, ये हो गई दूसरी कक्षा, और तीसरी हम संयोजी कक्षा बना लेते हैं। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 1, सॉरी अंदर वाली में 1, 2, दूसरे में हो गए 8, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 2, 8, 1 है ना सामान्य अवस्था में। तो पहले में 2, दूसरे में 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बना दिया मैंने। और सबसे अंतिम कक्षा में क्या था, 1 इलेक्ट्रॉन था, वो मैंने यहां पर बना दिया। तो ये सामान्य अवस्था में ये हमारा परमाणु का क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। इसको हटा दिया मैंने। तो सोडियम का ये इस प्रकार से बन गया। अब सोडियम आयन का समझिए, उसका परमाणु स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना कैसी होगी, क्योंकि उसमें से धनायन बनने के लिए उसको 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ गया। जब त्यागेगा तो ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन निकल गया, जब नहीं निकल गया तो इस कक्षा का तो कोई काम ही नहीं रहा। तो अब कितनी कक्षाएं रहेगी उसमें, 2 ही रहेगी। तो निश्चित रूप से त्रिज्या क्या होगी, घटेगी। यहां आपको दर्शा देता हूं मैं। आयन के लिए क्या है, ये हमारा न्यूक्लियस, ये पहली, ये दूसरी, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, ये तीसरी कक्षा नहीं है। तो आप खुद ही देखोगे इसकी त्रिज्या घट गई। तो आपको यह समझ जाना चाहिए, यहां से एक जर्नल नियम निकाल लेना चाहिए कि जब कोई परमाणु धनायन में परिवर्तित होता है तो वह अपने मूल परमाणु से उसकी त्रिज्या हमेशा घट जाती है। तो क्या कहा मैंने, धनायन परमाणु मूल परमाणु से, मूल धनायन परमाणु की त्रिज्या लिख लेते हैं, की त्रिज्या मूल परमाणु की त्रिज्या से कम होती है, कम होती
है। तो मुझे लग रहा है ये बात समझ में अब आपको आ गई होगी कि मूल परमाणु ये था, इसकी त्रिज्या है ज्यादा, धन आयन की त्रिज्या है कम। तो यदि इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कक्षा छोटी हो गई, तो कहेंगे धन आयन परमाणु की त्रिज्या मूल परमाणु की त्रिज्या से कम होती है। ये नियम आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं ऋण आयनों पे। ऋण आयनों में क्लोरीन की सामान्य अवस्था में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बनाऊं इसका, ये Cl का क्या बनेगा, ये सबसे पहले अंदर क्या गया, न्यूक्लियस, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा यहां पे बना देते हैं, ये तीसरी कक्षा बना दी। अब पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 1 2, इसमें 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट कक्षा में 7, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 7, एक स्थान रिक्त है। और यदि क्लोरीन उसकी आयन की बात करूं, Cl माइनस की बात करूं, तो उसका कैसे बनेगा, ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, तीसरी कक्षा को ऐसे करके बनाएंगे, तीसरी कक्षा को ऐसे करके बनाते हैं। आप कहोगे सर छोटा बड़ा बन रहा है, तो बच्चों ये तो छोटा बड़ा बनेगा ही बनेगा, कोई परफेक्ट पैमाना तो है नहीं। ये ऐसे बना दिया, ये न्यूक्लियस हो गया, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2, दूसरी में 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और तीसरी कक्षा में यहां कितने थे, 7 थे, जबकि यहां पर क्या हो जाएगा, क्लोरीन माइनस वाला है तो ये भी 8 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा क्लोरीन का हो गया। अब हम ये देखते हैं कि इस स्थिति में क्लोरीन की जो त्रिज्या है वो ज्यादा हो जाती है, इसकी अपेक्षा इसकी त्रिज्या ज्यादा हो जाती है। क्यों हो जाती है, इस बात को समझिए। मैंने आपको अभी बताया था कि जब हम ऐसी भौतिक गुणों की चर्चा करेंगे तो 2 प्रकार के बलों की बात करेंगे, एक नाभिक यानी कि 2 धनावेशित है वो, और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाले आकर्षण बल, एक इसकी चर्चा होगी, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण बल। सब जगह पर ये काम करेगा, ये यहां पर भी काम करेगा, ये यहां पर भी काम करेगा, पिछले वाले आर्टिकल में भी काम करेगा, लेकिन जहां बहुत सी जगहों पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण बल होगा छोटा, और नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला आकर्षण बल क्या होगा, बड़ा। जब नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला आकर्षण बल बड़ा हो तो त्रिज्या क्या होगी, घटेगी, और जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण बल बड़ा हो आकर्षण बल की तुलना में, तो त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण बल बढ़ जाता है, और जब प्रतिकर्षण बल बढ़ेगा तो क्या होगा, यह जो हमारा लास्ट वाली जो कक्षा होगी वो क्या होगी, थोड़ी फैलेगी, बाहर की ओर निकलेगी, तो इसका अर्थ है त्रिज्या बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखना है आपने, क्या कहा मैंने, ऋण आयनों की त्रिज्या मूल परमाणु से ज्यादा होती है, अलग अलग है। देखिए धनायन परमाणु की जो त्रिज्या होगी वो मूल परमाणु की त्रिज्या से कम होगी, इलेक्ट्रॉन निकल गया, घट गई। और इसमें हमने कहा इसका एक और कारण है, यदि इसको आप बल के आधार पर समझने की कोशिश करें, ये तो मैंने सोडियम कहा कि एक निकल गया, मैग्नीशियम ले लिया मैंने, मैग्नीशियम से एक ही निकला तो लास्ट वाली कक्षा तो बचेगी ना उसमें, लेकिन वह भी क्या होगा, धनायन की जो त्रिज्या होगी वो मूल परमाणु की त्रिज्या से कम ही होगी। क्यों होगी, इसको भी समझिए, बलों के आधार पर समझिए। नाभिक में मान लेते हैं मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो मैग्नीशियम के जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 12, तो उसके नाभिक में 12 क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, और बाहर की कक्षाओं में 12 इलेक्ट्रॉन होंगे सामान्य अवस्था में। अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो मैग्नीशियम धनावेशित हो गया, क्या कहा मैंने, मैग्नीशियम धनावेशित हो गया। उसके नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं, 13 प्रोटॉन हैं, और बाहर की कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 12 इलेक्ट्रॉन हैं। ये 12 प्रोटॉन है, ये 12 इलेक्ट्रॉन है, तो 13 प्रोटॉन
12 इलेक्ट्रॉन। तो नाभिक में धनावेशों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बाहर की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घट गए तो यह क्या करेगा, नाभिक पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो गया ना, क्योंकि पहले कितने थे, जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने प्रोटॉन थे, तो पूरा परमाणु उदासीन था। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो जो प्रोटॉनों की संख्या बढ़ गई, एक ज्यादा हो गई, तो प्रोटॉन ने कहा भाई हम तो शक्तिशाली हो गए, अब वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ज्यादा अच्छे तरीके से खींच रहे हैं। इस कारण से क्या होती है, परमाणु की त्रिज्या घट जाती है। किसमें, हम कह सकते हैं धन आयनों में। यहां उल्टा होता है। यहां नाभिक में क्या है, जैसे मैं क्लोरीन की बात करूं तो नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं, 17 प्रोटॉन, जबकि सामान्य अवस्था में बाहर कितने इलेक्ट्रॉन थे, 17 इलेक्ट्रॉन थे। तो दोनों के बीच में एक संतुलन था, उदासीन था। लेकिन जैसे ही बाहर से कोई एक इलेक्ट्रॉन आकर के यहां एंटर किया तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अब कितनी होगी, 18। नाभिक में प्रोटॉन कितने रह गए, केवल 17 के 17। तो अब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वह एक दूसरे पे प्रतिकर्षण बल लगा रहे हैं, तो नाभिक का आकर्षण बल नहीं बढ़ा, वो पहले के बराबर ही है। लेकिन प्रतिकर्षण बल एक इलेक्ट्रॉन के आ जाने से प्रतिकर्षण बल बढ़ गया, जिसके कारण ये क्या करते हैं, आपस में धक्का देकर के विस्तारित होते हैं, फैलते हैं, जिसके कारण हम कहते हैं परमाणु की त्रिज्या क्या होती है, बढ़ जाती है ऋण आयन में। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये सीधे सीधे फोर्सेस पे डिपेंड करता है, बलों पे डिपेंड करता है कि कब आकर्षण बल ज्यादा होगा, कब प्रतिकर्षण बल ज्यादा होगा। जब प्रतिकर्षण बल ज्यादा होगा तो त्रिज्या बढ़ेगी, जब आकर्षण बल ज्यादा होगा तो त्रिज्या घटेगी। तो धनायन बनते समय इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में लगने वाला आकर्षण बल बढ़ता है, इसलिए त्रिज्या घट जाती है। जबकि ऋण आयन में नाभिक तथा हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल है वो कम होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण बल ज्यादा होता है, जिसके कारण त्रिज्या बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है प्यारे बच्चों इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। हम इसको आप नोट कीजिए, फिर हम एक दो एग्जांपल आपको यहां पे और कराएंगे। प्यारे बच्चों, अब हम चैप्टर के बीच में जो कुछ एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी के, पहले हम उनको देखते हैं। तो हमारा पहला एनसीईआरटी का एग्जांपल है 3.2, ये हमारा एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी एग्जांपल है 3.2। इसके अनुसार आवर्त सारणी में 5वें आवर्त में 18 तत्वों के होने की व्याख्या आप किस प्रकार से करेंगे। कौन सा आवर्त कह रहा है, 5वां आवर्त। तो 5वें आवर्त में ये कह रहा है 18 तत्व कैसे होंगे, हमको ये समझाना है। आप जानते हैं जो आवर्त होता है, इस आवर्त की जो संख्या होती है ये वास्तव में n को प्रदर्शित करती है, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या को। यदि पहला आवर्त है तो मुख्य क्वांटम संख्या 1 होगी, दूसरा आवर्त है तो मुख्य क्वांटम संख्या 2 होगी। अब हमारा जो s वर्ग होता है, जिसे हम s ब्लॉक कहते हैं, s ब्लॉक में जो भी तत्व होते हैं उनका संकेतांक ns1 और ns2 होता है। जबकि p ब्लॉक की यदि बात करें तो p ब्लॉक में जो हमारे जो भी तत्व होते हैं वह np1 से लेकर के np10 तक होते हैं, इस प्रकार से होते हैं। इसको भी मैं ऐसे लिख लेता हूं, 1 से 2 तक। s ब्लॉक में ns 1 से 2 तक और p ब्लॉक में np 1 से लेकर 10 तक। अब d ब्लॉक की बात करते हैं, d ब्लॉक। और d ब्लॉक में आप जानते हैं इसकी संख्या होती है n-1 और साथ में हमारा क्या हो जाता है d, यानी कि जो d ब्लॉक होंगे उसकी क्वांटम संख्या मुख्य क्वांटम संख्या से 1 कम होती है। अब जो पांचवा हमारा आवर्त होता है उसमें केवल 3 ही हमारे आते हैं, एक s ब्लॉक आता है, एक p ब्लॉक आता है, एक d ब्लॉक आता है, f ब्लॉक नहीं आता। f ब्लॉक केवल 6वें और 7वें आवर्त में आता है, हमें ये पता होना चाहिए। तो यहां पर देखा जाए कितने हैं, एक तो हमारे पास s, एक है p और एक है d, केवल 3 ही आ रहे हैं। तो s में कितने होते हैं हमारे, यदि हम कहें ऑर्बिटल्स कितने होंगे, तो s में एक कक्षक जिसे हम कहते हैं, एक कक्षक, p में 3 कक्षक और d में 5 कक्षक होंगे। तो कुल कितने कक्षक होंगे, 5 और 3 8 और 1 5 और 3 8 और 1 9 कक्षक होंगे। तो एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए 9 कक्षकों में कितने आएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसीलिए क्या होंगे, कितने तत्व आएंगे, 18 तत्व आएंगे, किसमें, 5वें आवर्त में। इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। अगला देखें हम, अगला हमारा आता है एग्जाम्पल 3.3 हमारा है
उदाहरण 3.3 क्या कह रहे हैं इसमें? परमाणु क्रमांक 117 एवं 120 वाले तत्वों की खोज अब तक नहीं हो पाई है। बताइए इन तत्वों का स्थान आवर्त सारणी में किस परिवार वर्ग में होना चाहिए तथा प्रत्येक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 117 की बात कर रहा है और 120 की बात कर रहा है कि कहां होगा, यह बताना है। आपको ध्यान हो तो जो हमारा आवर्त सारणी है, इस आवर्त सारणी में जो पहला आवर्त है, पहले आवर्त में कितने तत्व आते हैं? 2। दूसरे आवर्त में हमारे आते हैं, आप जानते हैं 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें आवर्त में 18, छठवें आवर्त में 32 और सातवें आवर्त में भी कितने आते हैं? 32। इन सब का योग करेंगे तो 118 आएगा। इसका अर्थ जो ये 117वां तत्व बोल रहा है, 117वां और 118वां तत्व हमारा शून्य वर्ग का तत्व है, जिसे हम कहते हैं जेनन रेडान। रेडान हमारा, रेडान के नीचे वाला जो हमारा तत्व होता है वो हमारा क्या होता है? 118वां तत्व होता है। ठीक उससे पहले वाला क्या होगा? 117वां। तो 117वां जो हमारा तत्व होगा वह कौन से वर्ग में आएगा? जो इसको हम हैलोजन परिवार कहते हैं, यानी कि 17वां वर्ग। हमने पूरी आपको आवर्त सारणी बताई है, आप उसमें देखिएगा 117वां तत्व किस में आता है? 17वें वर्ग में आता है। 118वां हमारा आता है 18वें वर्ग में, जिसको हम शून्य वर्ग या अक्रिय गैसों का वर्ग कहते हैं। अब 117वां तो हमने बता दिया, 120वां क्या होगा? अब ये जब रिपीट होगा तो ये कौन सा आवर्त है हमारा? ये 7वें आवर्त में आ रहा था ना ये वाला। तो 117वां तत्व कौन से आवर्त में आएगा? 7वें में। तो 7वां तो 118 के बाद पूरा भर गया, तो अगला आवर्त कौन सा आएगा? 8वां आवर्त आएगा। और 8वें आवर्त में पहले में कौन सा आएगा? 119 और दूसरे में क्या आएगा? 120। तो पहला वाला कौन सा होता है? NS1 और दूसरा वाला क्या होता है? NS2। यानी कि आवर्त की संख्या कौन सी होगी? 8। और आप कह सकते हैं कि जो वर्ग की संख्या कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी दूसरी। तो 120 वाला तत्व कहां आएगा? 8वां आवर्त और दूसरा वर्ग, सेकंड वर्ग, ऐसे में लिख लेते हैं इसको, कॉलम कह लीजिए या दूसरा कॉलम, दूसरा वर्ग, जिसे हम ग्रुप कहते हैं, दूसरे ग्रुप में आएगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी? NS2 होगी। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? इसको ज्ञात कर सकते हैं कि आवर्त सारणी में इसका स्थान कहां होगा। ये तभी आप कर पाओगे यदि आपने आवर्त सारणी अच्छे से तैयार करी। तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। अब अगला देखें, हमारा अगला एग्जाम्पल आता है 3.4। ये है उदाहरण 3.4। 3.4 में क्या है? परमाणु क्रमांक और आवर्त सारणी की में स्थिति को ध्यान रखते हुए निम्नलिखित तत्वों को उनके बढ़ते हुए धात्विक लक्षण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या कहा इसने? बढ़ते हुए धात्विक लक्षण के क्रम में, लक्षण के क्रम में लगाना है हमने। किन किन को? सिलिकॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम। सिलिकॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम। अब धात्विक लक्षण क्या होते हैं? धात्विक लक्षण होते हैं कि यदि हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो धात्विकता बढ़ती है। क्या बताया मैंने? वर्ग में ऊपर से नीचे आए तो धात्विकता बढ़ती है, बढ़ती है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो हमारे कौन कौन से तत्व आते हैं? आप जानते हैं हमारा जो पहला वर्ग होता है, जिसको हम कहते थे, याद करने का तरीका पहला वर्ग को, कि हेलिना की रब से फरियाद, तो क्या होता था? HLI। तो ये वाला हमारे पास वर्ग आ रहा है, ये देखें, सिलिकॉन, H हेलिना, ये है हेलिना की रब से फरियाद, पूरा लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि सोडियम आ गया। दूसरा वर्ग हमारा क्या होता था? बेटा मांगे कार स्कूटर बा अपराजी, तो वो यहां से शुरू होता था, बेरिलियम। लिथियम के बाद यहां पर शुरू होता था दूसरा वर्ग, बेटा मांगे कार, यानी कि CA। ये
तो यहां देखिए 3 तत्व आ गए हमारे पास, बेरिलियम भी आ गया, मैग्नीशियम भी आ गया, सोडियम भी आ गया। ठीक है, अब हम लास्ट में चले जाएं पीछे की तरफ। तो पीछे की तरफ जो हमारे तत्व आते हैं, ये हमारा सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, बेरिलियम हो गया। तो इसी क्रम में मैग्नीशियम का 12, फिर उसके बाद आप जानते हैं एल्युमिनियम का 13, फिर सिलिकॉन का होता है 14, फास्फोरस का क्या होता है 15। ये इस प्रकार से आते हैं। इस क्रम में एक ही आवर्त के तत्व हैं ये, और ये हमने क्या बना दिए, इनके खड़े में ये वर्ग बना दिए। तो हमने कहा ऊपर से नीचे आएंगे तो धात्विकता बढ़ती है, और इधर से इधर जाएंगे तो धात्विकता, एक ही आवर्त में इधर से इधर जाएंगे तो धात्विकता घटती है। अब बताइए सबसे कम किसकी होगी? इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या हो रही है, घट रही है। तो सबसे कम किसकी होगी? पी की होगी। तो सबसे पहले क्या लिख लिया? पी। दूसरी बात, इधर की हो रहा है तो कौन है? एस आई। इसका मान धात्विकता इससे ज्यादा होगी तो क्या लिख लेंगे? एस आई। फिर अब इसमें आइए, अब इसमें 2 तत्व हैं, बीई और एमजी। बाकी को काम नहीं है हमारा, तो हम इसको मिटा रहे हैं। ये हमें कंफ्यूज ना करें, इसको मिटा दिया मैंने, ये रख दिया। तो अब इन दोनों में से, क्योंकि इसकी तो इन दोनों से ज्यादा होगी, क्योंकि इधर की ओर जाते हैं तो धात्विकता घटती है, तो इसके सबसे ज्यादा होगी, इन दोनों की क्या होगी? सोडियम से कम होगी। लेकिन इन दोनों में किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी? तो ऊपर से नीचे आते हैं तो धात्विकता बढ़ती है, तो एमजी की ज्यादा है, बीई की कम है। तो इसका मतलब यहां लिख लेंगे बीई, फिर लिखेंगे एमजी, और फिर हमारा क्या आ जाएगा? एनए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही क्रम हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है अवस्थ सारणी अगर अच्छे से समझिए तो ये आप आसानी से कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला आता है 3.5, उदाहरण 3.5। 3.5 में कह रहा है निम्नलिखित स्पीशीज में किसकी त्रिज्या अधिकतम तथा किसकी त्रिज्या न्यूनतम है? अधिकतम और न्यूनतम त्रिज्या आपको बतानी है। कौन कौन सी दे दी? एक दे दिया mg, दूसरा दे दिया mg+, तीसरा दे दिया LAL, और चौथा दे दिया यह है Mg2+ है, Mg2+, और तीसरा है एल्युमिनियम 3+। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अब ये देखिए, ये हो गया Mg, मैग्नीशियम हो गया, ये हमारा हो गया मैग्नीशियम धन आयन। आप जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया, थोड़ा सा पेन बदलें, अभी मैंने आपको बताया कि जो धन आयनों की परमाणु त्रिज्या जो होती है वो मूल परमाणु से हमेशा कम होती है। तो इसका अर्थ है कि Mg की त्रिज्या जो होगी वो ज्यादा होगी किससे? Mg2+ से। ये बात आ गई होगी समझ में। ठीक इसी प्रकार से मैं क्या कह सकता हूं, यहां एल्युमिनियम की जो त्रिज्या होगी वो ज्यादा होगी किससे? Al+3 से, क्योंकि धन आयनों की त्रिज्या क्या होती है? कम होती है अपने मूल परमाणु की तुलना में। अब ये देखिए, जो हमने परमाणु त्रिज्याओं की बात करी थी, ये Mg और Al एक ही आवर्त में आगे चलते हैं। कौन से वाले आवर्त में? अभी मैंने आपको बताया था, ये देखिए, ये हमारा ये हाइड्रोजन होता है, फिर हेली, यानी कि ये हमारा तीसरा आवर्त होता है। तीसरा आवर्त में यहां चलें तो ये Mg, और इधर की ओर हमारा आता था Al, यानी कि मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, पहला दूसरा वर्ग, और फिर बीच के 10 छोड़ दीजिए, और फिर 13वां वर्ग। ये हमारा कौन सा वर्ग है? ये हमारा दूसरा वर्ग है, और ये हमारा होता है 13वां वर्ग। और आवर्त कौन सा है? तीसरा आवर्त है। तो एक आवर्त में इधर से इधर जाते हैं तो हमने कहा था परमाणु त्रिज्या घटती है। एक ही आवर्त में इधर से इधर जा रहा हूं तो सोडियम की त्रिज्या सबसे ज्यादा, मैग्नीशियम की उससे कम, एल्युमिनियम की उससे कम, सिलिकॉन की उससे कम, फास्फोरस की उससे कम होगी। तो अब हमें इन दोनों में क्या करनी है? तुलना करनी है। तो मैग्नीशियम की त्रिज्या क्या है? ज्यादा, और एल्युमिनियम की क्या है? कम। तो अब इन मैग्नीशियम भी 2 हैं हमारा, एक मैग्नीशियम और एक मैग्नीशियम आयन। तो हम यदि इन चारों को यदि एक साथ क्रम में लिखें तो मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं Mg सबसे बड़ा, फिर Mg2+ उससे छोटा, फिर Al उससे बड़ा, और सबसे छोटा Al+3। तो इसकी त्रिज्या सबसे ज्यादा और Al+3 की सबसे कम होगी। तो यदि यह नियम आपको पता है कि एक ही आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या घटती है, यह पता होना चाहिए, और ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। हम केवल एक ही आवर्त में
बाएं से दाएं आ रहे हैं, वर्ग में नहीं आ रहे ऊपर से नीचे, इसलिए परमाणु त्रिज्या ये घटेगी। इस हिसाब से देखा जाए इन दोनों नियमों को लगाएं तो Mg की त्रिज्या सबसे ज्यादा Al+3 की यानी कि एल्युमिनियम आयन जो धन आयन है उसकी त्रिज्या सबसे कम होगी। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम इन प्रश्नों को कर सकते हैं। मुझे लगता है आज के टॉपिक काफी आसान थे, बशर्ते आपने आवर्त सारणी जो पिछली क्लास में मैंने पढ़ाई थी वो आपने अच्छे से तैयार की हो। यदि आपके कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में निसंकोच आप लिखिएगा, मैं समय रहते आपको जवाब जरूर दूंगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।